आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का नया लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम करेंगे बच्चों बहुत सारी बात, बहुत सारी पढ़ाई, लेकिन साथ ही साथ पिछली क्लास में कुछ बच्चों के कुछ एक दो बढ़िया बढ़िया डाउट आए थे यार, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपके साथ में शेयर करूं। बच्चों के कुछ बढ़िया बढ़िया डाउट आए तो मैंने सोचा कि चलो आज आपको मैं वो डाउट क्या थे वो मैं बता देता हूं, और काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने पूछे तो मैं उनको क्लियर करना चाहूंगा कि बेटा कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। देखो तो आज हमें पढ़ना क्या है बेटा, तो आज हमें पढ़ना है संकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? संकरण के बारे में। हमने अनुनाद भी कर लिया, औपचारिक आवेश के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमारा अगला टारगेट है बच्चों संकरण पे जाना। ठीक है, चलो संकरण पे जाने से पहले मुझे ये बता दो कि आप सब लोग कैसे हो। एकदम एकदम बढ़िया, जबरदस्त। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। चलिए तो पहले तो मैं एक दो क्वेश्चन के डाउट बताना चाहूंगा। कुछ बच्चों ने डाउट पूछे थे, मुझे उनके नाम नहीं पता, लेकिन आपको पता चल जाएगा जिन बच्चों ने डाउट पूछे। एक बच्चे ने डाउट पूछा था मुझे कि सर नाइट्रोजन पे सॉरी इस यौगिक में 2 माइनस आवेश है। एक बच्चे ने डाउट पूछा, बच्चा या बच्ची, रोशन कुछ नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उसने बोला था सर यहाँ पे 2 बार माइनस 2 आवेश है, यहाँ पे एक माइनस और एक माइनस, तो सर यहाँ पे -2 होना चाहिए, ऐसा डाउट पूछा गया था। तो आपको लगता है क्या यहाँ पे इस पूरे यौगिक पर -2 आवेश? सोचो थोड़ा, बताओ। बच्चे ने बोला सर यहाँ पे -2 होना चाहिए, मैंने बोला कि नहीं -2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे -1 ही होगा। बहुत सिंपल सी बात है। देखो ये वाला माइनस इस वाले प्लस के साथ में मिल करके कितना हो जाएगा? 0। +1 और -1 मिल करके क्या हो जाएगा? 0, अंडा हो जाएगा। अगर ये दोनों मिल करके 0 हो गया, +1 और -1 मिल करके 0, तो इसका मतलब प्रभावी रूप से कितना आवेश बचेगा? -1 ही तो बचेगा, इसलिए यहां पे बेटा -1 आता है। तो एक तो ये डाउट था। ठीक है, एक डाउट बच्चे का और था। एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर वीबीटी गलत कैसे है, ये बताओ। वीबीटी गलत कैसे है जब वीएसीपीआर में ये बोल दिया गया कि CH4 का बंध कोण 90 डिग्री है, तो फिर वीएसीपीआर में ये बोल दिया गया कि CH4 में बंध कोण 109 डिग्री 29 मिनट है, तो वीबीटी गलत कैसे? बेटा एक बात ध्यान रखना, पहले वीबीटी आया था, उसके बाद वीएसीपी आया था। पहले वीबीटी आया, वीबीटी पहले आया, और बाद में क्या आया? वीएसीपीआर आया। ये ध्यान रखना बेटा। तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि वीबीटी को हम पहले पढ़ते हैं तो उसमें थी कमियां, वहां पे बंध कोण हमने 90 डिग्री पढ़ा था, जो कि गलत था, कमी थी। और जब वीबीटी में कमी आई तो उसको दूर करने के लिए फिर वीएसीपी और आगे की कई थ्योरी आई, है ना। तो बहुत सारी बातें। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि समझाने के लिए मैंने आपको पहले ये पढ़ाया है और इसको पढ़ाने के बाद मैंने आपको ये पढ़ाया है, समझाने के लिए, क्योंकि बच्चों को चीजें समझानी होती, तो समझाने के लिए मैंने क्रम बदल दिया, लेकिन वास्तविकता में वीबीटी पहले आया और वीएसीपीआर बाद में। तो ये ध्यान रखना बेटा आपको। क्लियर? तो ये 2 अच्छे क्वेश्चन थे जो मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन सच में बहुत बेहतरीन है तो निश्चित तौर पर बेटा यहाँ पे मैं अगली क्लास में उसको क्लियर करूंगा, अगर आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है तो। लेकिन अगर मान लो छोटा मोटा कोई क्वेश्चन है, मतलब कि मैंने क्लास में बता दिया है फिर भी आप पूछ रहे हो, मैंने क्लास में बता दिया फिर भी आप पूछ रहे हो, तो फिर मैं उस क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा उसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चल तो हम आते हैं बेटा आप संकरण पे। चलिए अब हमें शुरुआत करनी है संकरण की। किसकी शुरुआत करनी है? संकरण की। संकरण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो
होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि वीबीटी के अनुसार, कल मतलब कि हाँ कल ही बताई थी मैंने आपको ये बात, बताई थी कि वीबीटी के अनुसार यहां पे बंद कोण क्या आता है? 90 डिग्री। लेकिन क्या ये सही है? ना जी ना, ये गलत है। जब CH4 अणु पर प्रयोग किए गए तो CH4 अणु पर प्रयोग करने पर यह पाया गया कि इसमें बंद कोण 90 डिग्री गलत है। मतलब कि वीबीटी के अनुसार जो 90 डिग्री बंद कोण आ रहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब CH4 अणु पर प्रयोग किए गए तो इसका बंद कोण कितना प्राप्त हुआ? 109 डिग्री 29 मिनट प्राप्त हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं CH4 के अंदर क्या है? गड़बड़ है। उसके अलावा दूसरी बात, CH4 में जितने भी बंध लंबाई है सारी बंध लंबाई समान होती है। CH4 की जितनी भी बंध लंबाइयां हैं सब समान होती हैं, लेकिन वीबीटी के अनुसार तो एक तो SS अतिव्यापन है और 3 SP अतिव्यापन है। अगर अतिव्यापन अलग अलग होगा तो बंध लंबाई भी बदल जाएगी। तो वीबीटी के अनुसार तो बंध लंबाई सभी की समान नहीं है, लेकिन वास्तव में CH4 के अंदर सारी बंध लंबाइयां समान होती है। तो बंध लंबाई, बंध कोण, इनके बारे में वीबीटी जानकारी ढंग से नहीं दे पाया, इसीलिए हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? संकरण। तो इन सब बातों के बारे में जानकारी आपको कौन देगा? संकरण देगा। समझ में आया? यहां तक की बात समझ में आई तो थम्स अप दिखाओ फटाफट। इसका मतलब हम संकरण को क्यों पढ़ते हैं? वीबीटी की जितनी भी कमियां थी, जैसे कि बंध कोण की सही व्याख्या करना, बंध लंबाई की सही तरह से व्याख्या करना, बंध ऊर्जा, इन सब के बारे में सही तरह से व्याख्या वीबीटी नहीं कर पाया, इसीलिए उसको समझने के लिए हम, उसको सही करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? संकरण पढ़ते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने और डाउट पूछा था कि क्या सर ये जितनी भी कमियां हैं ये केवल CH4 में होती हैं? एक बच्चे ने ये भी डाउट पूछा था, क्या सर ये जितनी भी कमियां हैं ये सारी CH4 में ही होती है? ना बेटा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अणु हैं जिनकी व्याख्या वीबीटी से सही नहीं हो पाई, जैसे CH4 हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, इन सभी की सही तरह से व्याख्या वीबीटी नहीं कर पाया था। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए CH4 अणु लिया है। मैंने केवल CH4 अणु का एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो CH4 अणु का एग्जाम्पल लेने का केवल ये मतलब था ताकि आपको CH4 से चीजों को समझाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल CH4 के अणु में गड़बड़ थी। वीबीटी ने जितने भी अणुओं की व्याख्या की उन सभी अणुओं के अंदर बंध कोण, बंध लंबाई, बंध ऊर्जा, इन सब में गड़बड़ जोड़ा था। तो उन सारे गड़बड़ जोड़े को हटाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं बेटा? संकरण पढ़ते हैं। चलो तो शुरुआत करें अब संकरण की, आ जाओ। तो बेटा संकरण के बारे में सबसे पहले पॉलिग और स्लेटर ने बताया। पॉलिग तथा स्लेटर, वैज्ञानिक का नाम याद रखो तो ठीक है, बाकी कहीं पूछा नहीं जाता। वैज्ञानिक का नाम याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, लेकिन पूछा नहीं जाता। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है। क्या है बच्चों? काल्पनिक अवधारणा। मतलब कि अणु के अंदर क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है? किसी को नहीं पता। अणु के अंदर झांक करके, अणु के अंदर, है ना, मतलब अंदर घुस करके किसी ने भी नहीं देखा है। अणु के अंदर क्या है, वो अणु के अंदर स्विमिंग करके कोई नहीं आया। तो ये काल्पनिक, लेकिन पूछा नहीं जाता। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है। क्या है बच्चों? काल्पनिक अवधारणा। मतलब कि अणु के अंदर क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है? किसी को नहीं पता। अणु के अंदर झांक करके, अणु के अंदर, है ना, मतलब अंदर घुस करके किसी ने भी नहीं देखा है। अणु के अंदर क्या है, वो अणु के अंदर स्विमिंग करके कोई नहीं आया। तो ये काल्पनिक थ्योरी है, ये एक तरह की कल्पना है, ये है ना, कि ऐसा होना चाहिए। भाई वीबीटी गलत हो गया तो वीबीटी जो गलत था उसको सही करने के लिए, उसको, उसके अंदर कई कमियों को दूर करने के लिए संकरण आया। और संकरण एक काल्पनिक है, कल्पना मात्र है, ठीक है, इसमें वास्तविकता नहीं है। अब इसमें क्या बातें बोली गई, चलो आ जाओ हम देखते हैं। तो संकरण के अंदर
बहुत सारी काम की बातें बोली गई जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। संकरण क्या था वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, तो संकरण के सारे पॉइंट है, इनको हम एक एक करके अभी क्लियर करेंगे। चलो, तो संकरण के द्वारा हम अणु की सही तरह से व्याख्या करते हैं, उसमें बंधों की सही तरह से व्याख्या करते हैं, ये काल्पनिक थ्योरी है। तो अब संकरण में होता क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं CH4 अणु का एग्जाम्पल लेके ही बताता हूं, ठीक है। तो VBT के अंदर क्या था, CH4 अणु की हमने व्याख्या की थी, हमने देखा था कि वहां पे बंध कोण गड़बड़ाता है, वहां पे बंध लंबाई गड़बड़ाती है। लेकिन अब मैं आपको CH4 अणु के अंदर संकरण क्या होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा, और जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि संकरण क्या होता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि बंध कोण 109 डिग्री किस टाइप से हम प्राप्त कर सकते हैं। बंध लंबाई, हम चारों बंधों की लंबाई हम समान कैसे प्राप्त कर सकते, तो वो अभी हम संकरण में देखने वाले हैं। तो हम CH4 के अणु को ही लेंगे जो कि हमने VBT में ले रखा था, उसी CH4 अणु के आधार पर हम संकरण की भी व्याख्या करेंगे। तो CH4 के आधार पर संकरण की व्याख्या है ना, CH4 के आधार पर हम देखने वाले संकरण होता क्या है। तो अभी बच्चों मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा संकरण क्या होता है, क्यों होगा, किस तरीके से संकरण में कक्षक वगैरह की बात होगी, वो सब हम देखने वाले। चलो, तो CH4 अणु की बात करूं तो केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन, और परिवेशी परमाणु कौन है, हाइड्रोजन। बाहर वाला परमाणु कौन है, हाइड्रोजन। चलो, कार्बन के बाहरी कोश के विन्यास की बात करूं तो कार्बन का बाहरी कक्षा का विन्यास क्या है, 2s2 2p2। कार्बन की बाहरी कक्षा का विन्यास क्या है, 2s2 2p2। बाहरी कक्षा बोला, कार्बन में अंदर की तरफ कौन होता है, हेलियम होता है। चलो, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा का विन्यास क्या है, 1s1, ठीक है। चलो, तो अब देखो 2s2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, 1s1 मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी सब समझ में आएगा बेटा, अभी हम इस पे जाएंगे। संकरण क्या होता है हम इसको हम डिटेल में देखने वाले, डोंट वरी। अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको देखते जाओ, CH4 अणु के आधार पर हम संकरण को समझने वाले, ठीक है। अभी मेरे पास ऐसा कुछ है, ठीक है। मैंने आपसे ये बात बोली थी कि यहां पे जो 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसका क्या करवा दो, उत्तेजन करवा दो। जब मैं CH4 अणु की व्याख्या करता हूं तो मैंने आपसे ये बात बोली थी कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसका करवा दो उत्तेजन। क्या करवा दो, उत्तेजन। उत्तेजन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में स्थानांतरण। तो उत्तेजन का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जंप करना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाएगा, उसमें जंप करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उत्तेजन। अब जैसे ही कार्बन का उत्तेजन होगा तो कार्बन के पास विन्यास क्या हो जाएगा, मैंने आपको ये बात बताई थी ना, मैंने आपको ये बताया था ना, यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, बताया था ना। तो अब उत्तेजित अवस्था में कार्बन कैसा होगा, स्टार अगर लिखा है तो स्टार का मतलब है उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में चले गए, उत्तेजित अवस्था। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया यहां, तो अब यहां पे हो जाएगा 2s1, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां पे हो जाएगा 2p3। क्या हो जाएगा बेटा, 2p3, ठीक है। चलो, ये हो गया विन्यास। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर कार्बन को उत्तेजित अवस्था में हम क्यों लेकर के जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में क्यों जाता है सर, इसको जरूरत कहां है उत्तेजित अवस्था में जाने की। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कार्बन को कितने बंध बनाने हैं, कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने हैं। परमाणु जितने बंध बनाएगा
उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जितने बंध बनाने होते हैं उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कोई परमाणु जितने बंध बनाता है उसको जितने बंध बनाने हैं उतने ही उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? केवल एक इलेक्ट्रॉन, कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखो, कार्बन को 4 बंध बनाने हैं, तो अगर कार्बन को 4 बंध बनाने हैं तो इसका मतलब उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब कि ऐसे डब्बे कितने होने चाहिए बेटा? ऐसे 4 डब्बे होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4, 4 डब्बे हो गए। इसका मतलब हम जब भी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करना होता है? उत्तेजित करना होता है। ये आ गए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चलो, अब यहां से शुरू होती है कहानी संकरण की। किसकी शुरू होती है बेटा? संकरण की। अगर मैं वीबीटी की बात करता हूं तो वीबीटी में मैंने आपको क्या बताया था कि एक हाइड्रोजन इसके साथ अतिव्यापित हो। वीबीटी में मैंने क्या बताया था? याद है ना? वीबीटी में मैंने आपको क्या बताया था? एक हाइड्रोजन इसके साथ अतिव्यापित होगा। हाइड्रोजन के पास क्या है? एस कक्षक, एस अतिव्यापन होगा। दूसरे हाइड्रोजन के पास क्या है? एस कक्षक, एस पी अतिव्यापन होगा। तीसरे हाइड्रोजन के पास क्या है? एस कक्षक, एस पी अतिव्यापन होगा। और चौथे हाइड्रोजन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा एस पी अतिव्यापन। मतलब कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि यहां पे क्या होता है? वीबीटी के अनुसार एस पी अतिव्यापन और एस एस अतिव्यापन। लेकिन संकरण बोलता है कि रुक जाओ, अब रुक जाओ, अतिव्यापन करने की जरूरत नहीं है। संकरण में बोला गया कि रुक जाओ भैया, पॉलिग और स्लेटर ने बोला कि रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है इनका अतिव्यापन करने की, अतिव्यापन करने की। क्योंकि अतिव्यापन करोगे तो भैया एसएस अतिव्यापन होगा और एसपी 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 सिंपल अतिव्यापन होगा। छोड़ दो इसको, भूल जाओ, ऐसा कुछ मत करो। आप यहां पे क्या कर दो, पॉलिग और स्लेटर ने बोला कि आप यहां क्या कर दो कि ये जो 4 कक्षक है ना, जिनमें आपको 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये जो 4 कक्षक हैं, मतलब कि एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक, ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, आप क्या करो, आप इन चारों को आपस में मिला दो, संकर कर दो। इसका संकर मतलब कि मिक्सिंग। संकर को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? संकरण। संकरण का सामान्य भाषा में अर्थ होता है बच्चों मिक्सिंग। अरे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना कि गधा और घोड़ी मिले, या क्या है वो यार बायोलॉजी में आपने ऐसा कुछ पढ़ा है ना? मैं भूल चुका हूं थोड़ा बहुत, मतलब 10th क्लास तक, मेरे ख्याल 11th 12th में बायोलॉजी नहीं था, बट मैंने 10th तक ऐसा पढ़ा था। मेरे टीचर मुझे पढ़ाते थे कि गधा घोड़ी मिलते हैं तो हिन्नी या खच्चर पैदा होता है, और संकरण होता है वहां पे, मिक्सिंग, कि गधे के शुक्राणु या गधी के अंडाणु, ऐसा कुछ घोड़े के शुक्राणु के साथ मिलते हैं तो उनके बीच में संकरण होता है, मिलना, मिक्स होना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि भाई ये चारों आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। इन चारों का आपस में मिक्सिंग हो जाता है, ये मिक्स हो जाते हैं बेटा। ये चारों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, इनकी मिक्सिंग होती है। एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक ये मिल जाते हैं। जब एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक आपस में मिलेंगे तो एक एस और 3 पी, टोटल कितने नए कक्षक बनेंगे? 4 नए कक्षक। 1 2 3 4, ये 4 नए कक्षक बनेंगे, और इन चारों नए कक्षकों का नाम हो जाएगा एक एस और 3 पी, तो एस पी, और पी में 3 तो sp3। इसका मतलब 4 नए sp3 कक्षक बनेंगे। और संकरण के अंदर पॉलिग और स्लेटर ने बोला कि इन चारों नए संकरित कक्षकों की
आकृति समान होगी, ऊर्जा समान होगी, सब तरीके से समान होंगे। मतलब कि चारों sp3 कक्षक जो होंगे, इन चारों की आकृति कुछ ऐसी होगी, एक बड़ी पाली होगी और एक छोटी पाली होगी। तो ये हो जाएगा आपका एक sp3 कक्षक। जब भी संकरित कक्षक बनेगा तो उसकी एक पाली हो जाएगी बड़ी, देखो ये बड़ी पाली है, और ये हो जाएगी छोटी पाली। पाली मतलब कि लोब, गोला, एक बड़ा गोला एक छोटा गोला। तो ऐसे बनेगा बच्चों sp3 कक्षक। और ऐसे टोटल कितने कक्षक बनेंगे बेटा? ऐसे टोटल 4 कक्षक बनेंगे। चारों कक्षक ऊर्जा में क्या होंगे? ये चारों कक्षक ऊर्जा में समान होंगे, चारों कक्षक ऊर्जा में समान होंगे। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक s और 3p कक्षक जो मिलते हैं, एक s और 3p कक्षक ये जो मिल रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ऊर्जा में समान है, बाहरी कक्षा के हैं। तो बाहरी कक्षा कौन सी है? दूसरी बाहरी कक्षा के कक्षक हैं ये सारे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि संकरण के दौरान आपके बाहरी कक्षा के कक्षक आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होकर के बच्चों 4 नए समान ऊर्जा के कक्षक यहाँ पे बनाते हैं। चारों की ऊर्जा समान है, चारों के इलेक्ट्रॉन घनत्व समान है, सब कुछ समान है, और चारों की आकृति आकार भी क्या है? समान। तो अब देखो बेटा क्या होता है, ये चारों ही sp3 कक्षक इस प्रकार से आकाश में व्यवस्थित होते हैं। एक s कक्षक, दूसरा s कक्षक, तीसरा s कक्षक और चौथा s कक्षक। ये चारों कक्षक बच्चों ऐसे व्यवस्थित होते हैं। और इन कक्षकों की आकृति आकार ऊर्जा सब समान है, इसीलिए इन सब के ऊर्जा घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व सब समान। तो ये sp3 कक्षक, ये sp3 कक्षक, ये sp3 कक्षक और ये sp3 कक्षक। और स्लेटर और पोलिक ने ये बात भी बोली कि इन सब के बीच में जो बंध कोण आएगा वो इस प्रकार से आएगा जिससे इनके कक्षकों के बीच में दूरी अधिकतम हो और प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इनके बीच में बंध कोण कितना होगा? 109 डिग्री 29 मिनट का। तो यहाँ पे पोलिक और स्लेटर ने बोला कि ये चारों sp3 कक्षक जो हैं वो समान ऊर्जा के हैं, समान आकृति आकार के हैं और सारे के सारे एक जैसे हैं। वीबीटी में क्या समस्या थी? वीबीटी में एक अतिव्यापन तो SS था और दूसरा अतिव्यापन SP प्रकार का था। तो जब अतिव्यापन अलग अलग है तो भैया उनकी ऊर्जा भी अलग अलग होगी, इसीलिए वीबीटी के अंदर सबके बंधों की ऊर्जा अलग अलग, बंध लंबाई अलग अलग, बंध कोण अलग अलग, सब कुछ अलग अलग। लेकिन संकरण में क्या होता है? चारों sp3 कक्षक एक जैसी आकृति के, एक जैसे आकार के, और पोलिक स्लेटर ने बोला कि इनके मिक्स होने के बाद में सबकी ऊर्जाएं भी समान होती है। अब सीधी सी बात है, ऊर्जाएं समान, आकार समान, आकृति समान, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो भी एक जैसा वितरित होगा। और चारों कक्षकों के बीच में प्रतिकर्षण होना चाहिए न्यूनतम। अब बच्चों जब भी इसको 3 विमा में प्रतिकर्षण न्यूनतम रखना होगा तो इनके बीच में एक ही कोण संभव है त्रिविमा में, और वो है 109 डिग्री 29 मिनट का। वीबीटी ने जो आपको बताया था कि बंध कोण आता है 90 डिग्री का, तो ये तो सरासर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री जगह बंध कोण हुआ तो दोनों के बीच में दूरी ज्यादा नहीं है। अगर बंध कोण 109 डिग्री हुआ तो 109 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसमें दूरी कम है। मैंने आपको VACPR में भी ये बात बोली थी कि कक्षकों द्वारा एक दूसरे से अधिकतम दूरी रखी जाएगी। अधिकतम दूरी कब आएगी? जब बंध कोण 109 डिग्री होगा, ना कि 90 डिग्री होगा। समझ में आया? तो एक बात ध्यान रखना बेटा, वीबीटी पहले आया था जिसने बात बोली थी कि 90 डिग्री होता है, उसको सुधारते हुए फिर आया था हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में फिर हम बात करते हैं VACPR और उन सब की, मतलब उनके साथ में। लेकिन पहले सबसे पहले क्या आया था? वीबीटी। तो ये होता है बेटा। अब क्या होगा? कार्बन के कितने, देखो कार्बन के कितने संकरित कक्षक हो गए? यहाँ पे कार्बन के 4 संकरित कक्षक हो गए, 4 sp3 कक्षक हो गए।
ये 4 sp3 कक्षक कौन कौन से देखो, एक sp3, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये पहला sp3, दूसरा sp3, तीसरा और चौथा, 4 sp3। अब देखो यहां पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चारों sp3 कक्षक में क्या हो गए, चारों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अब इनके साथ बंध बनाने के लिए कौन तैयार है, इनके साथ बंध बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन तैयार है। तो एक हाइड्रोजन यहां से आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, दूसरा हाइड्रोजन यहां से आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, तीसरा हाइड्रोजन यहां से आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये, और चौथा हाइड्रोजन यहां से आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। इस प्रकार से इनमें क्या बनता है बच्चों, बंधन होता है। तो ये होता है बच्चों संकरण। इसका मतलब संकरण के दौरान जितने परमाणुीय कक्षक मिलेंगे उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। और परमाणुीय कक्षक कौन से मिलेंगे, बाहरी कक्षा के, देखो बाहर की कक्षा के मिल रहे। और इनकी ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। जब लगभग समान ऊर्जा होगी तो इससे बनने वाले चारों कक्षक भी क्या होंगे, ऊर्जा में समान होंगे। अभी मैं सारी बातें आपको लिखवाने वाला हूं। और ये सभी कक्षक 3 विमाओं में अंतरिक्ष के अंदर आकाश में इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि इनके बीच में बंध कोण भी क्या रहे, अधिकतम रहे, दूरी अधिकतम रहे, ताकि ये आसानी से जिंदगी को जी सके। चलो अब मैं आपको बताऊंगा इनके कुछ खास पॉइंट। चलो तो ये है संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण, जिसको हमें एक एक करके पढ़ना। चलो क्या होता है संकरण के मुख्य लक्षण। संकर कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। बहुत जबरदस्त। कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, 1 2 3 4। अगर भाग लेने वाले संकर कक्षक 4 हैं तो बनने वाले कक्षक भी कितने होंगे, 4। अगर यहाँ 3 भाग लेंगे तो बनने वाले भी 3, अगर यहाँ 2 भाग लेंगे तो बनने वाले भी 2। जितने प्रक्रिया में भाग लेंगे उतने ही संकरित कक्षक बनेंगे। तो ये है आपका पहला पॉइंट बेटा, सबसे पहला पॉइंट। अच्छी बात है। चलो अब आते हैं दूसरे पॉइंट। संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा और समान आकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था संकर कक्षक का आकार कैसा होता है, ऐसा एक बड़ी पाली होती है और एक छोटी पाली होती है। चाहे संकर sp3 हो, चाहे संकर sp2 हो, चाहे आगे में आपको संकरण sp बढ़ाओ, चाहे आगे में आपको संकरण sp3d बढ़ाओ, चाहे संकरण में आपको कोई भी बढ़ाओ, उसमें बच्चों हमेशा आकार ऐसा होगा, एक बड़ी पाली होगी और एक छोटी पाली होगी। प्रत्येक कक्षक जो होगा वो समान ऊर्जा और समान आकृति आकार का होगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? समान आकृति आकार का होगा। क्लियर? ये आ जाएगा। चलो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आपका ये रहा, संकर कक्षक स्थायी बंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। अरे भाई बिल्कुल सही बात है। CH4 में बंधों के अंदर गड़बड़ी थी या नहीं थी, ये बताओ। कार्बन जो था वो परमाणु हाइड्रोजन के साथ में बंध क्यों बना रहा है, संकरण क्यों कर रहा है, ताकि ज्यादा स्थायी बंधों का निर्माण कर सके। तो शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा शुद्ध कक्षक कौन से, जैसे कार्बन के शुद्ध कक्षक है 2s और 2p। हाइड्रोजन के शुद्ध कक्षक कौन से हैं, 1s। तो संकरण के बाद बनने वाले जो 4 sp3 कक्षक हैं वो चारों sp3 कक्षक शुद्ध कक्षक, कौन से शुद्ध कक्षक, कार्बन के 2s और हाइड्रोजन का 1s, उनकी अपेक्षा ज्यादा स्थायी बंध बनाने में सक्षम होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, संकरण के बाद बनने वाले जो संकर कक्षक हैं, चाहे वो sp2 हो चाहे sp3 हो, उनके अंदर ज्यादा स्थायी बंध बनाने की क्षमता होती है। किसकी तुलना में, शुद्ध कक्षकों की तुलना में। VBT में हमने क्या किया था, VBT में शुद्ध कक्षक भाग लेते हैं। VBT में कार्बन का 1s और कार्बन के 3p,
शुद्ध रूप से भाग लेते हैं। लेकिन संकरण में क्या हुआ, संकरण में शुद्ध रूप से भाग नहीं लिए, संकरण में क्या हुआ, ये सारे के सारे आपस में मिक्स हो गए, मिक्सिंग हो गई उनकी। मिक्सिंग के बाद में बनने वाले जो 4 sp3 संकर कक्षक हैं, ये चारों समान ऊर्जा के हैं, ज्यादा अच्छे से बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, इनकी बंध बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा मजबूत होती है, ये ध्यान रखना। संकर कक्षक स्थायी व्यवस्था पाने के लिए 3 विमाओं में विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं, इसीलिए संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति निर्धारित करता है। ये पॉइंट है ये वाला। ये जो तीनों चारों संकरण कक्षक हैं, ये जो चारों संकरित कक्षक हैं, ये 3 विमाओं में इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि इनके बीच में प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा और स्थायित्व अधिकतम होगा। प्रतिकर्षण न्यूनतम कब होगा, जब कक्षकों के बीच में दूरी अधिकतम होगी। ये मैं आपको VSEPR में भी बता चुका हूं। तो यहां पे दूरी कम है 90 डिग्री, यहां पे दूरी ज्यादा 109 डिग्री 29 मिनट। तो भैया इसकी तो हो गई मजे मजे, बल्ले बल्ले। तो भाई 3 विमाओं में इनकी ज्यामिति जो होती है वो फिक्स होती है। जैसे कि sp3 की ज्यामिति मैं आपको बताऊंगा चतुष्फल की। इसकी ज्यामिति क्या होती है बेटा, चतुष्फलक होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा sp2 की ज्यामिति क्या हो जाती है बच्चा, समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। ये मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ी देर में। sp की ज्यामिति क्या होती है, रेखीय। तो संकरण का जो प्रकार होता है ना, उससे हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि उनकी ज्यामिति कैसी होती है। ज्यामिति और आकार में क्या अंतर है, मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताने वाला हूं। ज्यामिति तथा आकार में, आकृति में क्या अंतर है, क्या अंतर है, ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप टेंशन ना ले, ये आएगा। ज्यामिति आकृति में क्या फर्क है ये आएगा। ठीक है, डोंट वरी। चलो, तो ये सारी बात हो गई। ठीक है, अब संकरण की मुख्य परिस्थितियां, क्या कंडीशन होगी तो वहां पे कक्षकों में संकरण होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि भैया यहाँ पे ऐसे संकरण होना चाहिए, यहाँ पे वैसे संकरण होना चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा कक्षक मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेंगे, कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, परमाणु के संयोजकता कोश, संयोजकता कोश का मतलब होता है बेटा संयोजी कोश, और संयोजी कोश का मतलब है बेटा बाहरी कोश। मेरे प्यारे बच्चों, बाहरी कोश, सबसे बाहर वाला कोश क्या होता है, संयोजी कोश। जैसे कि कार्बन, अभी कार्बन में मैंने आपको बताया था, कार्बन में 1s2 भी होता है, 2s2 और 2p2 भी होता है। लेकिन कार्बन में ये पहला कोश कौन सा है, अंदर वाला, ये अंदर वाला है। और बाहर वाला कोश कौन सा है, ये दूसरा। तो यहाँ पे n बराबर 1 भी है और यहाँ पे n बराबर 2 भी है। तो 1 और 2 में से बाहर कौन सा होता है बेटा, बाहर तो 2 ही होगा ना। नाभिक के नजदीक कौन सा होगा, 1, फिर 2, फिर 3, जितना बाहर जाओगे उतना बाहरी कोश। ये हो जाएगा बेटा बाहरी कोश। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन संकरण में, जो कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, माफ करना इलेक्ट्रॉन नहीं, जो कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं वो कौन से हैं, बाहरी कोश के कक्षक। तो देखो हमने यहाँ पे बनाया बाहरी कोश, ये बाहरी कोश, ये बाहरी कोश, ये बाहरी कोश, इनके ये जो कक्षक हैं ये आपस में मिल गए बेटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो बाहरी कोश के कक्षक संकरित होते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक शब्द और आ रहा है बेटा। बेटा मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनते जाना, ताकि आपको क्वेश्चन पूछने की टेंशन ना रहे, आपकी सारी चीजें यहीं क्लियर हो जाए। एक शब्द और दे रखा है बेटा, कभी कभी उपांत्य कोश के कक्षक भी संकरण में भाग लेते हैं। अब मैं आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहता हूं, मैं आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहता हूं। ये जो बात है, उपांत्य कोश के कक्षक कहां पे संकरण में भाग लेंगे, ये वाली चीज मैं आपको क्लियर करूंगा कक्षा 12 का प्रथम बुक का, पहली किताब का चैप्टर लास्ट चैप्टर कौन सा नाम पता है क्या किसी को?
हमारी कक्षा 12 की पहली किताब का लास्ट चैप्टर कौन सा है पता है क्या आपको? हमारे कक्षा 12 की पहली किताब का लास्ट चैप्टर है बेटा उपसंयोजक यौगिक। बस मुझे आपसे इतनी सी हेल्प चाहिए, हेल्प करोगे मेरी थोड़ी सी? मैं आपसे बस इतनी सी हेल्प चाहता हूं कि जब तक हम वो चैप्टर ना पढ़े ना तब तक आप इसके बारे में ज्यादा कुछ मत सोचो। बस ये ध्यान रखो कि उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के कक्षक भी भाग लेते हैं। उपांत्य कोश का मतलब होता है बेटा बाहर वाले कोश से अंदर वाला कोश। अगर बाहरी कोश 2 है तो उपांत्य कोश कौन सा हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। और तो सर ऐसा भी होता है क्या? सर ऐसा भी होता है क्या कि किसी अणु के अंदर उपांत्य कोश के कक्षक भाग ले, मतलब कि अंदर वाला कक्षक भी भाग ले सकता? हाँ बेटा बिल्कुल ले सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें वेट करना होगा यहां तक, इस चैप्टर तक। तो आपको मेरी इतनी हेल्प करनी होगी, इसलिए अभी हाँ हल्ला ना करें, सब कुछ समझ में आएगा। चलो ये हो गया पहला पॉइंट। चलो दूसरा क्या? संकरित होने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। संकरण के लिए ऊर्जा जो कक्षक भाग लेते हैं वो लगभग समान ऊर्जा के होनी चाहिए। जैसे कि कार्बन की बात करो तो 2s और 2p। 2s मतलब कि ये जो इस कक्षक है वो भी दूसरे कोश का है और ये जो p कक्षक है वो भी दूसरे कोश का है। दोनों कक्षक दूसरे कोश के। अगर कोशों की संख्या दोनों में समान है, S कक्षक और P कक्षक के कोशों की संख्या अगर समान है तो इसका मतलब इनकी ऊर्जा लगभग समान होंगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ऊर्जा लगभग समान या समान देखनी है तो ये किनकी होती है? ये होती है बच्चों समान कोश के कक्षकों की। समान कोश के कक्षकों की ऊर्जा या तो समान या लगभग समान होती है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे बोला 5s 5p 5d 5s, तो पांचवें कोश के s, पांचवें कोश का p, पांचवें कोश का d, पांचवें कोश का f, ये सब लगभग समान ऊर्जा। मैंने बोला लगभग, ठीक है। मैंने बोला 3s और 3p, तो 3s और 3p ये दोनों लगभग समान ऊर्जा के, ठीक है। तो लगभग समान ऊर्जा के कक्षक जो होंगे वही संकरण में भाग लेंगे। तो संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा के। और बनने वाले जो कक्षक हैं ये देखो, ये जो बनने वाले चारों कक्षक हैं ये चारों कक्षक भी क्या होंगे? समान ऊर्जा के। देखो क्या लिखा है, बनने वाले जो संकरित कक्षक हैं वो भी समान ऊर्जा और समान आकार के होंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है संकर कक्षक मतलब कि sp3 sp2 ये सब समान ऊर्जा के होते हैं और आकार भी इनका क्या होता है? समान, एक बड़ी पाली एक छोटी पाली। अच्छा ये तो हो गया था, माफ करना यार, माफ करना, हम इसमें थे। ये दूसरा पॉइंट तो ये था संकरित होने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। मैंने आपसे बोला ना कि कार्बन में 2s और 2p कक्षक संकरित होते हैं, उनकी ऊर्जा लगभग क्या होती है? लगभग समान होती है, संकरित हो सकते हैं। तीसरा, संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। आ जाओ अब देखते हैं। देखो मैं आता हूं यहां, देखो यहां पे जो हमने संकरण पढ़ा है इसमें हमने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन। मैंने इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करवाया है, उसके बाद मैंने कक्षकों का क्या किया है? संकरण किया है। तो कक्षकों के अंदर मिक्सिंग या संकरण कब होता है? इस अणु में जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करना संकरण की कोई आवश्यक कंडीशन नहीं है। चलो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि पानी का अणु। अब पानी के अणु में केंद्रीय परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा का विन्यास क्या है? हीलियम 2s2 2p4। कितना है बेटा? 2s2 2p4। यहाँ पे हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन। कितने बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। चलो और दूसरा कौन है परमाणु? 2 हाइड्रोजन मतलब कि 1s1, दोनों का ये विन्यास हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा बेटा?
ऑक्सीजन का एक एस कक्षक और ऑक्सीजन के ये 3 पी कक्षक ये आपस में मिल जाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं पानी के अंदर ऑक्सीजन ने कितने बंध बनाए हैं, तो आप क्या बोलोगे? पानी के अंदर ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बंध बनाए हैं, बोलोगे? मतलब कि ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा बंध है। अगर ऑक्सीजन ने 2 बंध बनाए हैं तो बताओ 2 बंध बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए? 2 चाहिए। मैंने आपको ये बता रखा है कि जितने बंधों का निर्माण होगा उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 उपलब्ध हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 उपलब्ध हैं तो आप मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करने के बारे में आप सोचोगे? क्या इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करने के बारे में आप सोचोगे? जब पहले से हमारे पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या यहाँ पे हम उत्तेजन के बारे में बात करेंगे? क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? जब यहाँ पे मुझे 2 बंध बनाने हैं, 2 बंध बनाने के लिए 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए तो मैं उत्तेजन के बारे में बात क्यों करूंगा? इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन इसलिए करते हैं क्योंकि कार्बन को 4 बंध बनाने हैं और कार्बन को 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। जब उत्तेजन करोगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। अब बंध बना सकता है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे होता है। इसका मतलब उत्तेजन करना आवश्यक नहीं है। देखो यहाँ पे उत्तेजन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा? बिना उत्तेजित हुए ही ऑक्सीजन का एस कक्षक और ऑक्सीजन के तीनों पी कक्षक बिना उत्तेजन के ही क्या हो जाएंगे? संकरित हो जाएंगे। मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक एक इनमें बिना उत्तेजन के ही क्या हो जाएगा? संकरण हो जाएगा। इनमें बिना उत्तेजन के ही क्या हो जाएगी? मिक्सिंग हो जाएगी। संकरण मिक्सिंग हो जाएगी, इनके अंदर मिल जाएंगे। अब देखो कितने? एक एस और 3 पी। जब एक एस और 3 पी आपस में मिलेंगे तो मैंने आपको क्या बोला? sp3 संकरण। क्या हो जाएगा बेटा? sp3 संकरण। एक sp3 ऐसा आ जाएगा, दूसरा sp3 ऐसा आ जाएगा, तीसरा sp3 ऐसा आ जाएगा, चौथा sp3 ऐसा आ जाएगा। sp3 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 sp3। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें एक अयुग्मित, इसमें एक अयुग्मित, तो यहाँ पे एक अयुग्मित और यहाँ पे भी एक अयुग्मित। इसके साथ में कौन बंध बनाएगा? हाइड्रोजन। इसका अयुग्मित यहाँ आएगा। इसके साथ कौन बंध बनाएगा? हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। और ये दोनों लोन पेयर ऐसे ही रह जाएंगे। तो देखो हाइड्रोजन के साथ ये बंध और ये बंध, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का ये बंध और ये बंध, ये दोनों क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर, तो ये लोन पेयर, ये रहे दोनों लोन पेयर। एक लोन पेयर यहाँ, दूसरा लोन पेयर यहाँ। ये लोन पेयर किस कक्षक में? sp3 में। किस में है? sp3 में। देखो sp3 में sp3 के अंदर लोन पेयर। हमने यहाँ कहीं पर भी बेटा इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन नहीं करवाया। और एक बात गौर करो बेटा, संकरण के अंदर कक्षकों की मिक्सिंग होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग होती है। इलेक्ट्रॉन चाहे उत्तेजित हो चाहे उत्तेजित ना हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मिक्सिंग किसकी करनी है? कक्षकों की करनी है। इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं होते। मतलब कि इलेक्ट्रॉन कक्षक में है चाहे नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो बस किसको मिक्स करना है? कक्षकों को मिक्स करना है। मतलब कि ध्यान रहे यहाँ पे कक्षकों की मिक्सिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग नहीं होती। मतलब कि संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं। मैंने अभी बोला था एक एस कक्षक 3 पी कक्षक एक एस 3 पी कक्षक भाग ले रहे। मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि एस कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन भाग। गलत शब्द है। कक्षक भाग लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। उदाहरण के लिए संयोजी कोश में संबंधित नाइट्रोजन परमाणु के
ये 3 है, 4 ये कक्षक है। जब संकरित होकर के 4 sp3 कक्षक बनाएंगे, 4 संकरित कक्षक बनाएंगे तो एक संकर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन व अन्य 3 संकर कक्षक प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन रखता है। यह आवश्यक नहीं कि अर्धपूरित है, पूर्णपूरित है या अर्धपूर्ण, पूर्णपूरित या फिर खाली है ना। अब मैं इसको समझाता हूं, देखो क्या है। आप मुझे एक बात बताओ, इस लास्ट पॉइंट को समझते। आप मुझे बताओ, यहां पे जो कक्षक आपस में मिक्स हो रहे हैं, उस प्रत्येक कक्षक में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पे जिन कक्षकों में मिक्सिंग हो रही है उन सब के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मानते हो? पानी के अंदर जिन कक्षकों की मिक्सिंग हो रही है उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है और युग्मित इलेक्ट्रॉन भी। मतलब कि संकरित होने वाले कक्षक, संकर में भाग लेने वाले कक्षक, कोई जरूरी नहीं है कि वो अर्धपूर्ण भरे हुए हों या पूर्ण भरे हुए हों, या हो सकता है खाली भी हो। मतलब कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षक होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसीलिए पूर्ण भरे हुए कक्षक भी संकरण में भाग ले सकते हैं, अर्धपूर्ण कक्षक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले कक्षक भी भाग ले सकते हैं, और हो सकता है वो कक्षक भी भाग लें जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो कक्षक कोई भी भाग ले सकता है संकरण में, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है जिसके पास युग्मित हो, या हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही ना हो, बिल्कुल नंगा पुंगा हो, खाली इलेक्ट्रॉन। समझ में आई? वो भी भाग ले सकता है। वो खाली इलेक्ट्रॉन, खाली कक्षक कब भाग लेगा वो मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 का लास्ट वाला चैप्टर, पहली किताब का, ठीक है। तो यही यहां पे बोला गया कि संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। इसीलिए संकरित होने वाले कक्षक अर्धपूरित भी हो सकते हैं, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक पूर्णपूरित भी हो सकते हैं और खाली भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि केवल अर्धपूरित कक्षक ही भाग ले, है ना। कॉन्सेप्ट ऐसा दिमाग में अपनी मर्जी से मत बना लेना कि सर ने तो हमको बताया है कि यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन के पास अर्धपूर्ण कक्षक होने ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में मत बना लेना। मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि अर्धपूरित कक्षक ही संकरण में भाग लेंगे ना, मैंने बोला कक्षक जो होते हैं संकरण में भाग लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें। चलो अब यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दे रहा, नाइट्रोजन। चलो मैं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे कि अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया में केंद्रीय परमाणु कौन है? देखो नाइट्रोजन। कौन है बेटा? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा का विन्यास क्या है? देखो 2s2 2p3, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन। मानते हो ना? चलो फिर हम आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के पास क्या है? 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि नाइट्रोजन को कितने बंध बनाने हैं? नाइट्रोजन को बंध बनाने कितने? नाइट्रोजन को 3 बंध बनाने हैं। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भैया यहाँ पे 1 2 3 तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल और केवल बंध बनाने के लिए चाहिए, संकरण करने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। मतलब कि संकरण तो अर्धपूर्ण वाले भी कर सकते हैं और पूर्ण भरे हुए भी कर सकते हैं। तो अब इसमें संकरण कैसे हो जाएगा? 2s, इसके 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2p 2p, इस वाले 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये सारे कक्षक आपस में मिलेंगे तो कितने बनेंगे? 1 2 3 4 sp3 कक्षक बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा? 4 sp3 कक्षक। पहला sp3 कक्षक, दूसरा sp3 कक्षक, तीसरा sp3 कक्षक, चौथा sp3 कक्षक। sp3 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 कितने कितने इलेक्ट्रॉन? देखो इस sp3 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना? 1 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे कितना, एक इलेक्ट्रॉन, वहां पे कितना, एक इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन बेटा यहां से आ जाएगा, और ये हो जाएंगे लोन पेयर, एकाकी युग्म। ये रहे एकाकी युग्म। आप यहाँ पे गौर करें, इस लोन पेयर ने बंध निर्माण में भाग नहीं लिया है, मतलब कि बंध बनाने में पूर्ण भरे कक्षक भी भाग ले सकते हैं, सॉरी संकरण के अंदर पूर्ण भरे भी भाग ले सकते हैं और अपूर्ण अर्धपूर्ण भरे भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये सारी कहानी है यहाँ पे बच्चों जो आपको बतानी थी। तो यही लिखा हुआ देखो, उदाहरण के लिए संयोजी कोश से संबंधित नाइट्रोजन में ये विन्यास होता है। देखो नाइट्रोजन में ये विन्यास है 2px 2py 2pz। जब संकरित होकर 4 संकर कक्षक बनाएंगे, जिनमें से एक संकर कक्षक ऐसा है 2 इलेक्ट्रॉन तथा अन्य 3 संकर कक्षक प्रत्येक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो एक संकर कक्षक ऐसा होगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। यही लिखा हुआ है, प्रत्येक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। यह आवश्यक नहीं कि केवल अर्धपूर्ण कक्षक ही संकरण में भाग लें, कई स्थितियों में संयोजकता कोश के पूर्ण पूरित कक्षक भी भाग लेते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि खाली कक्षक भी संकरण में भाग लेते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कहां पर, इस चैप्टर में, ये सारी बातें। चलो तो अब हम आते हैं संकरण पर। ठीक है, चलो अब संकरण निकालने का क्या तरीका है, किस तरह से हम संकरण निकाल सकते हैं, तो मैं आपको ये बताता हूं। आप एक टेबल बनाना, यहाँ पे संकरण का प्रकार लिखना बेटा। ठीक है, यहाँ पे लिखना आप त्रिविम संख्या, अभी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। यहाँ पे लिखना आप ज्यामिति, और यहाँ पे आप लिखना संकरण में भाग लेने वाले कक्षक। ठीक है, चलो ये हमको टेबल भरनी आज। चलो ये टेबल हम भरने वाले बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एसपी प्रकार के संकरण की। किसकी बात करेंगे, एसपी प्रकार के संकरण की। एसपी प्रकार का संकरण होने के लिए त्रिविम संख्या होनी चाहिए 2। अब त्रिविम संख्या का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या। सिग्मा बंध की संख्या और लोन पेयर की संख्या का जो जोड़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, त्रिविम संख्या। सिग्मा बंध की संख्या और लोन पेयर की संख्या का जो जोड़ होता है, जो उनकी योग होती है, जो उनका जो सम करते हो वो बेटा अगर 2 है तो एसपी संकरण। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आ जाओ मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो बच्चों मैंने लिखा ये BeCl2, BeCl2 ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही बनता है। अब देखो BeCl2 में कितने सिग्मा बंध है, 1 और 2, 2 सिग्मा बंध है। BeCl2 में 2 सिग्मा बंध है। और बेरिलियम के पास कितना लोन पेयर है, बेरिलियम के पास 0 लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है। इसका मतलब सिग्मा बंध और लोन पेयर का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 2। इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, त्रिविम संख्या। समझ में आया। अगर त्रिविम संख्या 2 है तो इस केंद्रीय परमाणु का संकरण कितना हो जाएगा, sp। ध्यान रहे लोन पेयर सदैव किसके देखने हैं, केंद्रीय परमाणु के। समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। लोन पेयर हमेशा किसके देखने हैं, केंद्रीय परमाणु के। सिग्मा बंध भी किसके देखने हैं, केंद्रीय परमाणु के। बहुत बढ़िया, बहुत सही। इसका मतलब यहाँ पे संकरण क्या हो जाएगा, sp। क्यों, क्योंकि इसके अंदर त्रिविम संख्या कितनी है, 2। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी ये 2 हो तो sp संकरण। ज्यामिति क्या होगी, ज्यामिति रेखीय। ठीक है, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक कौन से हैं, sp। एक s कक्षक और दूसरा क्या हो जाएगा, या तो px या py या pz। ये तीनों कक्षक हो जाएंगे,
या तो px या py या pz, तीनों में से कोई भी आप भाग ले सकते हो, मतलब कि किसी की भी आप बात कर सकते हो। अब बात करते हैं 3, अगर 3 हो तो इसको हम बोलते हैं sp2। अच्छा, इसकी ज्यामिति क्या होती है? त्रिकोणीय समतलीय। क्या होती है बेटा? त्रिकोणीय समतलीय। इसमें कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं? s प्लस px py हो सकता है, या फिर py pz हो सकता है, या फिर px pz हो सकता है। तो s कक्षक के साथ या तो ये हो सकता है, s कक्षक के साथ 2p कक्षक या तो ये हो सकते हैं, s कक्षक के साथ 2p कक्षक ये हो सकते हैं। कोई भी 2 कक्षक ले लो, p के पास 3 कक्षक है, px py pz, इन तीनों में से कोई भी 2 ले लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, या फिर ये 2 ले लो, कोई भी 2 ले लो। तो भाई इनको जब आपस में संकरित कराओगे तो sp2 बने। देखो क्या लिखा है, एक s और 2p, एक s 2p, एक s और 2p कक्षक। ठीक है, चलो sp3 की बात करते हैं। sp3 मतलब कि यहाँ पे त्रिम संख्या 4 होगी तो sp3। इसकी ज्यामिति क्या होती है? चतुष्फलकीय। क्या ज्यामिति होती है बेटा? चतुष्फलकीय। तो पहले मैं इसको यहां लिख लेता हूं, ऐसे अंडरलाइन कर लेता हूं। अच्छा, एक चीज और, इसको अंडरलाइन नहीं करते हैं क्योंकि तीनों, मैं इसको यहां तक अंडरलाइन करके फिर इस पूरे को ऐसे कर लेता हूं। ठीक है, जब ये पूरा इसी में आ जाएगा, ये चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय में क्या होता है, आ जाओ देखते हैं। चतुष्फलकीय के अंदर एक s और कितने p कक्षक? 3 p कक्षक। 3 p कक्षक कौन कौन से? px py और pz, ये तीनों p कक्षक आ जाएंगे। फिर आता है बेटा sp3d। त्रिविम संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। इसकी ज्यामिति क्या होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। आकृति और ज्यामिति में अंतर बताऊंगा, डोंट वरी। एक s, कितने p है? 3p, px py pz, और d कक्षक कौन सा होना चाहिए? dz स्क्वायर। यहां पे ध्यान रहे, d कक्षक हम कौन सा लेते हैं? dz स्क्वायर। अगर कुछ ना बोला गया हो, अंतर नाभि की अक्ष z होने पर dz स्क्वायर कब हम बोलते हैं? अंतर नाभि की अक्ष z मानते हुए। अगर अंतर नाभि की अक्ष हम z मान रहे हैं तो dz स्क्वायर, लेकिन अगर मान लो अंतर नाभि की अक्ष x है तो dx2y2 ले सकते हो, y है तो dx2y2 ले सकते हो। कहने का मतलब अंतर नाभि की अक्ष जैसी होगी, जनरली हम अंतर नाभि की अक्ष z ही मान करके चलते हैं, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मेशन dz स्क्वायर ही करता है, उसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो अब अगला, फिर उसके बाद आता है sp3d2। त्रिविम संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ज्यामिति कितनी आएगी? ज्यामिति क्या आएगी? अष्टफलकीय आएगी या वर्गाकार समतलीय द्विपिरामिडी, ये ज्यामिति आ जाएगी। अच्छा, इसमें कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं? s कक्षक और कितने p कक्षक? 3, px py pz, और d के कितने? d 2 हैं, dz स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा dx2y2। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आता है sp3d3। यहां पे कितना? यहां पे 7 पंचकोणीय द्विपिरामिडी। यहां पे कौन कौन से? एक s, 3p, ये 3p, d कितने? 3, dz स्क्वायर dx2y2
प्लस dxy, ये कक्षक भाग लेते हैं। फिक्स है बच्चों, ये कक्षक फिक्स है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अब हम लेते हैं सबसे पहले एसपी संकर्ण के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। एसपी संकर्ण के बारे में अब हम चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट एसपी संकर्ण, ठीक है। तो एक बार आप एक काम करो, यहां तक की बात नोट कर लो, फिर हम इससे आगे की बात पे जाते हैं। ये भी बाकी होगा शायद आपका, और ये भी बाकी होगा, है ना। इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, मैं आ जाता हूं, एक बार नोट कर लो, ठीक है। और इसे भी एक बार नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब आते हैं बच्चों, ये जितने भी संकर्ण मैंने लिखे हैं ना, इनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एसपी संकर्ण के साथ। तो एसपी संकर्ण का सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा BeCl2, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेरिलियम डाइक्लोराइड, क्या बोलते हैं, बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो बेटा इस एसपी संकर्ण में क्या होता है, एक एस कक्षक और कोई भी एक पी कक्षक, या तो px या py या pz, कोई भी एक पी कक्षक जो होता है वो संकर्ण में भाग लेता है, ठीक है। चलो, तो एक एस कक्षक और कोई भी एक पी कक्षक, अब px भी हो सकता है वो, या फिर py भी हो सकता है, या pz भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी एक भाग ले सकता है। तो होगा क्या बेटा, s और p मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा, sp संकरण बनेगा, sp संकरण हो जाएगा। अच्छा, कितने कक्षक है, s एक कक्षक, s का एक कक्षक और p का एक कक्षक, एक कक्षक s का और एक कक्षक p का, टोटल 2 कक्षक हो गए बेटा। कितने हो गए, 2 कक्षक। मैंने आपसे बोला था जितने कक्षक मिलेंगे उतने ही कक्षक बनेंगे। चलो, दोनों sp कक्षकों को बनाते हैं। ये रहा एक sp कक्षक और ये रहा दूसरा sp कक्षक। तो ये sp कक्षक, ये sp कक्षक, दोनों sp कक्षक, दोनों की ज्यामिति, दोनों ने ज्यामिति जो बनाई है कौन सी है, रेखीय। देखो sp की ज्यामिति कौन सी होगी, रेखीय। तो ज्यामिति यहां पे क्या आ जाएगी, रेखीय ज्यामिति, रेखीय। अच्छा, बंद कोण यहाँ पे, ये इसका जो कोण आएगा वो कौन कितना आएगा, 180 डिग्री। दोनों sp कक्षकों के बीच में कितना कोण आएगा, 180 डिग्री कोण आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, यहां पे एक बात और, कई बार बच्चों आपको ये पूछा जाता है कि टोटल 2 sp कक्षक में प्रतिशत s कितना है और प्रतिशत p कितना है। तो आप ये देखिए कि ये जो sp है, इस sp के अंदर एक तो है s कक्षक और एक है p कक्षक, एक और एक मिलेंगे तो 2 बनेगा, मतलब कि 50% s है और 50% p है। एक s कक्षक एक p कक्षक, 50% s 50% p, मतलब कि आंसर क्या आएगा, 50% s 50% p। तो दोनों का प्रतिशत क्या है बेटा, 50-50% है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम आते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल पे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका बेटा BeCl2। चलो, तो मैंने आपसे क्या बात बोली थी कि बेरिलियम के अंदर कितने सिग्मा बंध हैं, केंद्रीय परमाणु के पास 1 और 2 सिग्मा बंध हैं केंद्रीय परमाणु के पास। और कितने लोन पेयर हैं यहाँ पे, 0 लोन पेयर हैं केंद्रीय परमाणु के पास। मतलब कि दोनों का योग, त्रिविम संख्या कितनी आएगी, 2 + 0, टोटल कितना आएगा, 2। त्रिविम संख्या हो जाएगी 2। त्रिविम संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यदि त्रिविम संख्या इसकी 2 आती है तो संकर्ण यहां से क्या हो जाएगा, संकर्ण यहां से हो जाएगा sp संकरण। तो यहां पे ये हो जाएगा sp संकरण। तो बेरिलियम का संकरण कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा बेटा।
इस तरीके से आपको करना है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना कैसे बनाते हो? कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना ये बनाते हो। अब मुझे जल्दी से लाइव चैट में जाकर के बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड में केंद्रीय परमाणु के पास सिग्मा बंध और लोन पेयर कितने, ये बताओ। केंद्रीय परमाणु, आपको केंद्रीय परमाणु के देखने, केंद्रीय परमाणु के पास 2 सिग्मा बंध है और 2 पाई बंध है। मतलब कि सिग्मा बंध कितना है? 2 सिग्मा बंध है। और केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर कितने हैं? 0 लोन पेयर है। 2 + 0 कितना हो गया? 2। इसका मतलब त्रिविम संख्या कितनी हो गई? त्रिविम संख्या 2 हो गई। जब भी त्रिविम संख्या 2 होगी तो संकरण क्या होगा? संकरण sp होगा। याद रखना, सामान्यतया हम केवल और केवल केंद्रीय परमाणु के संकरण की बात करते हैं। सामान्यतया केवल केंद्रीय परमाणु के संकरण की बात की जाती है। केवल और केवल केंद्रीय परमाणु के संकरण की बात करते हैं, साइड वाले परमाणु के संकरण की बात हम नहीं करते। चलिए ये हो गया। चलो अब आते हैं बेटा हम sp2 संकरण पे। दूसरा sp2 संकरण। sp2 संकरण में आप देखिए बेटा, एक s कक्षक है और कितने p कक्षक हैं? 2 p कक्षक हैं। या तो px py होगा या फिर s के साथ में px pz होगा या फिर s के साथ में py pz होगा। या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। इसका मतलब भी sp2, इसका मतलब भी sp2, इसका मतलब भी sp2। जब ये आपस में मिलेंगे तो 1 2 3 कितने संकरित कक्षक बनेंगे? जितने कक्षक आपस में मिलेंगे उतने ही संकरित कक्षक बनेंगे, मतलब कि 3। क्या है? sp2, तो 3 sp2 हो जाएंगे। अच्छा, प्रतिशत कैरेक्टर निकालना है। कुल 3 कक्षक हैं, 3 में से एक कक्षक कौन सा है? S वाला। टोटल 1 2 3, टोटल 3 कक्षक हैं, 3 में से एक कक्षक कौन सा है? S वाला। मतलब कि प्रतिशत कैसे निकालोगे? 100 का गुणा करके। बात करें P की, कुल 3 कक्षक हैं, 3 में से 2 कक्षक कौन से हैं? P वाले। तो इसका मतलब प्रतिशत कैसे निकालोगे? 100 का गुणा करके। तो ये हो जाएगा S का प्रतिशत और ये हो जाएगा P का प्रतिशत। तो इस तरीके से S का परसेंटेज और P का परसेंटेज निकालना। ये हो जाएगा S प्रतिशत कितना होगा? 33.33% और P प्रतिशत कितना होगा? 66.66%। इस तरीके से हम S और P का प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलो इसका एक उदाहरण देखते हैं बेटा। जैसे कि अभी नीट 2021 वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था बेटा, और वो क्वेश्चन था BF3। इस BF3 को अगर हम बनाएंगे तो बोरोन फ्लोरीन 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 ऐसे बनाओगे। केंद्रीय परमाणु के पास कितने सिग्मा है? 1 2 3, तो इसके पास 3 सिग्मा बंध है। केंद्रीय परमाणु के पास कितना लोन पेयर है? 0 लोन पेयर है। 3 + 0, त्रिविम संख्या कितनी हो गई? त्रिविम संख्या 3 हो गई। त्रिविम संख्या कितनी हो गई? 3। अगर त्रिविम संख्या 3 हो तो संकरण कौन सा होता है? त्रिविम संख्या 3 होने पर संकरण sp2 होता है। तो इसका मतलब BF3 का संकरण क्या हो जाएगा? sp2। अगर संकरण sp2 है तो sp2 संकरण होने पर ज्यामिति क्या होती है? त्रिकोणीय समतली। एक sp2 यहां आ जाएगा,
एक sp2 यहां आ जाएगा और एक sp2 ऐसे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कौन सी ज्यामिति है, देखो त्रिकोणीय, देखो त्रिकोणीय, तीन कोने हैं यहाँ पे, तीन कोने त्रिकोणीय, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ। ये आ जाएगा आपका क्या, बोरोन। बोरोन के यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। समझ में आया? इस तरीके से आपको करना है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन। इसका एक एक, इसके एक दो तीन, तीन इलेक्ट्रॉन, इसके एक दो तीन, तीन, टोटल यहाँ पे कितने, दो, दो और दो, टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो टोटल यहाँ पे एक दो, एक दो और एक दो, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल बेटा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 6। तो इस बार नीट 2021 में पता है क्या क्वेश्चन आया था, नीट 2021 में क्वेश्चन आया था कि BF3 का संकरण क्या है। इतना सिंपल क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ गया, BF3 में बोरोन का संकरण sp2, और BF3 में बोरोन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 + 2 4, 4 और 2 6, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो, आप ऐसे ही देख लो, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4, 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं किसी का भी संकरण पूछूं, आपको बस एक काम करना है, एक लोन पेयर काउंट करने आपको और सिग्मा बंध काउंट करने, बस दोनों को काउंट करके दोनों को जोड़ दो। समझ में आया? ये ध्यान रखना बेटा। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। चलिए, हाँ, अब मैं आता हूं, संरचना किसे बोलते हैं। कई बच्चों को कंफ्यूजन है, आकृति क्या होती है और ज्यामिति क्या होती है। ठीक है, इन तीनों में क्या अंतर है। चलो, इन तीनों में अंतर समझने के लिए मैं एक उदाहरण और लिखूंगा यहाँ पे, SO2 का। मैं एक उदाहरण आपको ज्यामिति, आकृति और संरचना को समझाने के लिए एक उदाहरण में SO2 और लिखूंगा। चलो, SO2 की संरचना कैसे होती बेटा। SO2 में सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। केंद्रीय परमाणु कौन है, सल्फर। सल्फर की बाहरी कक्षा में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन है, 2। तो एक ऑक्सीजन यहां पे बनाएगा बंध, दूसरा ऑक्सीजन यहां पे बनाएगा बंध, और एक यहां पे रह जाएगा लोन पेयर। ये हमने क्या बना दी बेटा, SO2 की लुईस संरचना बना दी। लुईस संरचना, लुईस संरचना ऐसे भी बना सकते हो, लुईस संरचना ऐसे भी बना सकते हो, लुईस संरचना ऐसे ही बना सकते हो। संरचना का मतलब आप किसी भी तरीके से बॉन्ड को दिखाओ, बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा में दिखाओ, ऐसे कोण में दिखाओ, ऐसे 90 डिग्री पे दिखाओ। संरचना में आप किसी भी प्रकार की संरचना कोई भी आप बना सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। संरचना का मतलब कुछ भी बना दो, ऐसा भी बना दो, ऐसा भी बना दो, ऐसा भी। ये तीनों ही क्या है, तीनों ही लुईस संरचना है। किसी को मजा आता है कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, एक ऐसे और एक ऐसे, ये भी सही है, ये भी लुईस संरचना है। लुईस संरचना ये भी सही है, लुईस संरचना ये भी सही है, लुईस संरचना ये भी सही है, लुईस संरचना ये भी सही है। संरचना का मतलब आपको केवल और केवल साझा करके बताना है। आप साझा करके ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे, सब कुछ सही है। सारी क्या है, लुईस संरचना। संरचना सारी सही है, लेकिन आपसे बोला जाए आकृति क्या होती है, तो आकृति का जवाब केवल और केवल कहां से मिलता है बेटा, VSEPR से। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, आकृति मतलब कि जो VSEPR से हमको पता चलता है। VSEPR से हमको क्या पता चलता है, VSEPR से हमको पता चलता है कि सल्फर केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु है। बंधी युग्म कितने हैं, 2, तो बंधी युग्म यहाँ पे 2। लोन पेयर कितना है, 1। तो AB2E प्रकार का
अणु। अब अगर अणु Ab2E प्रकार का है तो बताओ मैंने इसकी आकृति VaCpR में क्या बता रखी, जल्दी से फास्ट लाइव चैट में कमेंट करके बताओ और जल्दी से लिखो कि Ab2E प्रकार के अणु की आकृति मैंने क्या बता रखी VaCpR में। इसकी आकृति मैंने बता रखी है कोणीय आकृति या वी शेप आकृति या बेंट आकृति। बेंट को आप मुड़ा हुआ भी बोल सकते हो, मुड़ी हुई आकृति। मतलब कि इसकी आकृति ये तो नहीं होगी, आकृति ही होगी वी आकार का। देखो वी आकार का मतलब कि आकृति इसकी क्या हो जाएगी, आकृति इसकी हो जाएगी SO2 की इस प्रकार की आकृति हो जाएगी, ऐसी आकृति हो जाएगी SO2 की। आकृति सदैव ऐसी होगी, आकृति कभी भी आप ऐसे नहीं बना सकते, आकृति गलत हो जाएगा। आकृति ये कौन सी होती है, ये रेखीय आकृति ना, रेखीय आकृति आप कभी नहीं बना सकते। आकृति हमेशा आप VaCpR से बनाएंगे। अणु किस प्रकार का है उस अणु के प्रकार के आधार पर VaCpR में जो लिखा है वो आकृति बनाएंगे, ये होती है आकृति। और तीसरा आता है बेटा क्या, ज्यामिति। ज्यामिति सदैव कहां से आती है, संकरण से। ज्यामिति कौन सी होती है, ज्यामिति का मतलब जो संकरण से प्राप्त होती है। देखो संकरण से हमको क्या प्राप्त होती है, जब भी sp2 हो तो ज्यामिति संकरण से कितनी आएगी, त्रिकोणीय समतलीय। मतलब कि SO2 की अगर ज्यामिति बोला जाए तो इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास 1 और 2 सिग्मा है और कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर। इसके पास 2 सिग्मा बंध है और 1 लोन पेयर है। 2 + 1 योग कितना हो गया, 3। त्रिविम संख्या हो जाएगी 3। इसके पास त्रिविम संख्या कितनी है, 3। 2 सिग्मा बंध 1 लोन पेयर, 2 और 1 मिलेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। अगर त्रिविम संख्या 3 है तो संकरण क्या होगा, sp2। और संकरण से जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्यामिति बोलते हैं। तो sp2 संकरण से ज्यामिति क्या आती है, देखो sp2 संकरण से ज्यामिति आती है त्रिकोणीय समतलीय। तो बच्चों ध्यान रखना, ज्यामिति का जवाब सदैव कहां से मिलता है, संकरण से। आकृति जो आती है वो किससे आती है, VaCpR से। और संरचना हम कहां से बनाते हैं, लुईस सिद्धांत से। समझ में आया, जैसे कि SO2 की ये लुईस संरचना भी सही है, SO2 की ऐसी वाली लुईस संरचना भी सही है, SO2 की ऐसी वाली लुईस संरचना भी सही है। लुईस संरचना कोई भी सही है, लेकिन आकृति बोला जाए तो SO2 कैसा अणु है, केंद्रीय परमाणु A, बंधी युग्म 2 और एकाकी युग्म 1, Ab2E। तो आकृति Ab2E की किससे आती है, VaCpR से। आकृति केवल और केवल क्या होती है, कोणीय या बैंड शेप है ना, मुड़ा हुआ जिसको आप बोलते हो, मुड़ा हुआ या वी आकृति का बैंड शेप भी बोलते हैं इसको। मतलब कि केवल और केवल आकृति केवल और केवल ऐसी होगी बेटा, आकृति केवल और केवल ये होगी। और ज्यामिति क्या होती है, ज्यामिति आती है संकरण से। इसका संकरण क्या है, sp2। तो त्रिकोणीय समतलीय ये होता है बेटा ज्यामिति। मतलब कि ज्यामिति ऐसी होगी, तो इसके 3 कोने देखो, ये एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, ये त्रिकोणीय समतलीय, ये ज्यामिति हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों में अंतर ये है, ये ध्यान रखें। चलो अब आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, CO2 में कार्बन का संकरण है, बताइए क्या आएगा, CO2 में कार्बन का संकरण क्या आएगा,
अगला क्वेश्चन, अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण क्या है? सोचो और बताओ। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। CO2 में कार्बन का संकरण क्या है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा। जब भी 2 सिग्मा हो तो संकरण क्या होता है बेटा? sp। आंसर आ जाएगा A। अमोनिया, अमोनिया में 1 लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 सिग्मा बेटा। और लोन पेयर कितने? 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया? 3 + 1 कितना हो गया? 4। त्रिविम संख्या क्या हो गई? त्रिविम संख्या हो गई 4। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, त्रिविम संख्या हो गई 4। जब भी त्रिविम संख्या 4 हो तो संकरण क्या होता है? sp3। मतलब कि संकरण क्या आ जाएगा? sp3। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? आज हमने संकरण को पढ़ना चालू किया, उसका बेसिक्स पढ़ा। अगली क्लास में संकरण को और डिटेल में पढ़ाऊंगा। चैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। संकरण का बचा हुआ भाग, उसके अनुप्रयोग, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बैक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगली क्लास मिस ना करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा नेक्स्ट क्लास। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।